हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डीएसएसपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2018 में पूछा गया था और इस पेपर के हमें चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। अगर इन 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम उसी के आगे से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो हमारा 51वां क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार का उपन्यास है अप्सरा, टूटे कांटे, विवर्त या लगन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इनमें से उपन्यास जनेंद्र कुमार का है। अगर हम जनेंद्र कुमार के उपन्यास की बात करें तो अप्सरा नहीं है, टूटे कांटे भी नहीं है और लगन भी नहीं है। ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला है। विवर्त इनके द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो 1953 में क्या किया गया, इसका प्रकाशन किया गया। जनेंद्र कुमार की बात करें तो हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? जनेंद्र कुमार को कहा जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? जनेंद्र कुमार को कहा जाता है। जनेंद्र कुमार की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, परख एग्जाम में पूछी गई है, त्यागपत्र एग्जाम में पूछी गई है, त्यागपत्र, नीलम देश की कन्या, ये भी महत्वपूर्ण रचना किसकी? जनेंद्र कुमार की रचना है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन 1 की, अप्सरा रचना किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। टूटे कांटे की बात करें वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। लगन की बात करें विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आज की क्लास में जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वता से प्रभावित होकर किसने उन्हें डी लिट की उपाधि दी थी? कोलकाता विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसने डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें, आलोक पर्व, अशोक के फूल, अनाम दास का पौधा, कुटुज इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कुटुज इनकी रचना की बात करें तो क्या है? एक ललित निबंध है। अगर हम यहाँ पर बात करें आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलोक पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। जब वल्लभाचार्य से सूर, या अगर हम यहाँ पर बात करें सूर की, तो यहाँ पर सूरदास जी की बात हो रही है। तो जब वल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? श्रृंगार संबंधी, विनय संबंधी, हठयोग संबंधी या भक्ति संबंधी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस प्रकार के पद सुनाए? तो अगर मैं यहाँ पर बात करें श्रृंगार संबंधी पद, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। हठयोग भी नहीं होगा और भक्ति संबंधी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 2 सही होने वाला है। विनय संबंधी पद सुनाइए भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सूरदास जी की, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी गई। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा और यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चंद्रहास, त्रिपथगा, प्रेमपति या सिद्धराज। बताइए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी इनमें से कृति नहीं है? अगर हम यहाँ पर बात करें मैथिली शरण गुप्त की कृतियों की, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? चंद्रहास भी इन्हीं की रचनाएं, त्रिपथगा भी इनकी रचनाएं और सिद्धराज भी इन्हीं की रचनाएं। लेकिन यहाँ पर बात करें ऑप्शन 3 की, प्रेम पथिक इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। तो प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद प्रसाद जी की रचना है। अगर हम बात करें प्रेम पथिक की, इसकी रचना कब की गई? तो 1914 में इसकी रचना की गई। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की बात करें, कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी की रचना इन्होंने 1935 में की। और ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 और एनवीएस टीजीटी 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? 20वीं शताब्दी, प्रगति और परंपरा, अंतिम आकांक्षा, मौर्य विजय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सी है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, 20वीं शताब्दी नहीं है, अंतिम आकांक्षा, मौर्य विजय ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की क्या है? रचना है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो 1949 में
1949 में क्या किया गया, इसका प्रकाशन किया गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन 1 की, 20वीं शताब्दी रचना किसके, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अंतिम आकांक्षा मौर्य विजय की बात करें, सियाराम शरण गुप्त की रचना है, ये भी आप नोट बुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराजा की आंखें खुल गई, महाराजा कौन थे? राजा प्रताप सिंह, उदय सिंह, जय सिंह, गोपाल बहादुर सिंह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महाराजा कौन थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें महाराजा कौन थे, तो राजा प्रताप सिंह नहीं थे, उदय सिंह भी नहीं थे और गोपाल बहादुर सिंह भी नहीं थे। ऑप्शन हमारा 3 सही होने, राजा जय सिंह क्या थे, महाराजा थे, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम बिहारी की बात करें, इनके द्वारा किसकी रचना की गई, तो बिहारी सतसई की इनके द्वारा रचना की गई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो बिहारी सतसई की रचना किसके द्वारा की गई, बिहारी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? उदार राष्ट्रीयता, विरोचित तत्व, भक्ति ऋतु उद्दीपन तत्व, प्रकृति साख्य तत्व, बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्व। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, आपको बताने की पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया। तो किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया, तो ऑप्शन हमारे 4 सही होने वाला है। बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्वों का इसमें क्या किया है, प्रतिपादन किया गया है। अगर हम पद्मावत की बात करें, किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित इनका क्या है, महाकाव्य, ये भी आप नोट करते चलेगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। किसने केशव को 21 ग्राम दान दिए थे? बोधा, वीररस, इंद्रजीत सिंह, रमाशंकर सिंह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसने केशव को 21 ग्राम दान दिए थे। तो किसके द्वारा दिए गए थे, बोधा के द्वारा नहीं दिए गए थे, वीररस के द्वारा भी नहीं दिए गए थे, रमाशंकर के द्वारा भी नहीं दिए गए थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला है, इंद्रजीत सिंह। अगर हम यहाँ पर बात करें केशव दास जी की, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, नक्शी एग्जाम में पूछी गई है। रामचंद्रिका इनकी एग्जाम में रचना पूछी गई, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगर हम केशव दास जी की बात करें, तिब्बत कवि कौन है, केशव दास जी है, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि है? विष्णु खरे, धर्मवीर भारती, विद्यापति या पंत। बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें कौन से कवि है, तो धर्मवीर भारती। अगर हम धर्मवीर भारती की रचना की बात करें, अंधा युग, ठंडा लोहा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अंधा युग एग्जाम में पूछी गई है कई बार, अंधा युग, ठंडा लोहा। अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी रचना अंधा युग की, तो मिथक रचनाओं का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, मिथक रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, इनकी अंधा युग है। मिथक रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी जाती है, तो अंधा युग मानी जाती है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। प्राकृत पेंगलम के संकलन करता है, धनपाल, मेरुतुंग, लक्ष्मीधर या हेमचंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राकृत पेंगलम रचना के संकलनकर्ता कौन है। अगर हम बात करें इसके संकलनकर्ता कौन है, तो लक्ष्मीधर क्या है, इसके संकलन करता है। लेकिन अगर हम प्राकृत पेंगलम रचना की बात करें, तो रचना किसकी है, ये विद्याधर सारंगधर की रचना है। विद्याधर सारंगधर की रचना है, सारंगधर की रचना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर संकलन करता पूछे तो आपको लगाना है अपना आंसर यहाँ से लक्ष्मीधर। और विद्याधर की बात करें तो क्या है, इसकी रचना है, रचनाकार कौन है, विद्याधर सारंगधर, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। ऑप्शन की बात करें पहले ऑप्शन की, तो धनपाल की रचना कौन सी है, भविष्यत का, एग्जाम में पूछी गई है। मेरुतुंग की बात करें, प्रबंध चिंतामणि, एग्जाम में पूछी गई है। हेमचंद्र की बात करें, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, एग्जाम में पूछे गए। तो आप ये नोट करते चलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने आपको लिखा दिया, तो आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें ताकि और बच्चों को उसका फायदा मिल सके। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं और आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है। तो हमारा भी मन करता है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हमें ये बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद अभी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए बात है अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61। दूसरे महायुद्ध के बाद अग्गे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका नाम क्या था, विद्रोह, प्रतीक, युगांतर, बोध। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, आपको बताना है कि अग्गे जी का कौन सा पत्र था। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके पत्र की, विद्रोह नहीं था, युगांतर भी नहीं था, बोध भी नहीं था। तो इनके द्वारा दूसरे महायुद्ध के बाद जो पत्र चलाया गया था वो कैसा पत्र था, प्रतीक पत्र था। और कैसा पत्र था, मासिक पत्र था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार का पत्र था, तो मासिक पत्र था और प्रतीक नाम से इन्होंने चलाया था। अगर हम यहाँ पर अग्गे जी की बात करें, इनसे कई बार इनके पूरे नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान का पूरा नाम है। और इनकी रचनाओं की बात करें, आंगन के पार द्वार कितने नाम में कितनी बार, दोनों ही इनकी रचना एग्जाम में पूछी गई है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार इनकी महत्वपूर्ण रचना है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं? राजनीतिक छाया, समाजवादी छाया, प्राणों की छाया, जनमंगल की भावना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं। तो क्या देखते हैं? राजनीतिक छाया नहीं, ऑप्शन हमारे ये भी गलत है। समाजवादी ये भी गलत है। जनमंगल की भावना ये भी गलत है। तो क्या देखते हैं? विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं? प्राणों की छाया देखते हैं। ये भी आपको अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। पृथ्वीराज रसों में प्रधान रस क्या है? हास्य रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताने की पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है? श्रृंगार आप सही कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है श्रृंगार का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पृथ्वीराज रासों की, तो इसमें जो रस प्रधान था, कौन सा रस प्रधान रहा है? तो इसमें वीर रस क्या रहा है? प्रधान रहा है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। पृथ्वीराज रासों की बात करें तो चंद्रवरदाई की क्या रचना है? चंद्रवरदाई, ये भी क्वेश्चन कितनी बार यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा, चंद्रवरदाई की रचना है। अगर हम पृथ्वीराज रासों की बात करें तो ये हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ था, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्ग शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेम मार्ग शाखा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। तो किस शाखा के प्रसिद्ध कवि थे? तो कृष्ण भक्ति नहीं, ज्ञान मार्गी भी नहीं और प्रेम मार्गी भी नहीं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला है। राम भक्ति शाखा के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। अगर हम नाभादास जी की रचनाओं की बात करें, भक्तमाल, अष्टयाम इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भक्तमाल तो कई बार इनकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भक्तमाल, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। भोजन नली का अन्य नाम है? श्वास नली, भोजनाली, ग्रसिका या ग्रासक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है कि भोजन नली का अन्य नाम क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला। ग्रसिका क्या था? भोजन नली का अन्य नाम है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। राजराज का पर्यायवाची शब्द। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर राजराज का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला है। राजराज का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनत है। अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, कुबेर, कुबेर, यक्षराज, इनकी महत्वपूर्ण क्या है? पर्यायवाची शब्द, ये भी एग्जाम में पूछे गए। कुबेर, कुबेर, यक्षराज, यक्षराज, ये भी किसका पर्यायवाची शब्द? राजराज का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम मनोरथ के पर्यायवाची शब्द की बात करें, इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, इनके क्या पर्यायवाची शब्द है? रसाल की बात करें, आम्र, आम, अमृत फल, मादक, मादक, सौरभ, ये क्या है? इसके महत्वपूर्ण क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन द्विजदेव की एक सरस रचना है। प्रेम पत्रिका, श्रृंगार लतिका, श्रृंगारिका, विरह वारिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा। द्विजदेव की एक सरस रचना कौन सी है? अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्रृंगार लतिका क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आप श्रृंगार यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें श्रृंगार की, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो श्रृंगार लतिका द्विजदेव की महत्वपूर्ण रचना है। अगर हम यहाँ पर बात करें द्विजदेव की, तो क्या है? रीति मुक्त कवि है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रीति मुक्त कवि। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से रीति मुक्त कवि है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है? दुन, दुनियो, दुनियावी या दुनिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, दुन ये भी नहीं होगा, दुनिया भी नहीं होगा और दुनिया भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला है। दुनियावी, ये क्या होगा? दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप होगा। अगर हम यहाँ पर विशेषण की बात करें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा चांडाल चौकड़ी का अर्थ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा क्वेश्चन को। आपको बताना है कि चांडाल चौकड़ी का अर्थ है विद्वानों का समूह, दुष्टों का समूह, मूर्खों का समूह, धनिकों का समूह। बताइए बताइए चांडाल चौकड़ी का अर्थ। अगर हम यहाँ पर बात करें चांडाल चौकड़ी, तो इसका अर्थ क्या है? दुष्टों का समूह। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, धनिकों का समूह की बात करें, तो धन वालों की मंडली। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। प्रतिहार का अर्थ है? प्रत्याहार, निवारण, द्वारपाल, पहरेदार।
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताने के प्रतिहार का अर्थ, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो प्रत्याहार नहीं होगा, निवारण भी नहीं होगा और पहरेदार भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला। द्वारपाल क्या है, प्रतिहार का क्या है अर्थ है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताने के व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। वय धन थ धन र, वय धन अर्थ, वी धन अर्थ, वी धन अर्थ। बताइए वय का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला। वी धन अर्थ क्या होगा, व्यर्थ का संधि विच्छेद। अगर हम व्यर्थ की बात करें किस संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का क्या है उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया। इनमें साहित्यिक पुस्तकें 4 है, इनकी भाषा क्या थी। आपसे पूछा गया, आप यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कहा गया कि शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल में कितनी रचनाओं को इतिहास में उल्लेख किया गया, तो 12 रचनाओं का इसमें उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो 12 रचनाओं का किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इनमें से साहित्यिक पुस्तकें कितनी है, 4 है। उन साहित्यिक पुस्तकों की आपसे यहाँ पर भाषा पूछी गई है, ब्रज, अवधी, अपभ्रंश या संस्कृत। आपको बताना है कि इन साहित्यिक पुस्तकों की भाषा क्या थी। अगर हम यहाँ पर बात करें उनकी भाषा क्या थी, तो क्या थी, अपभ्रंश थी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, इन्होंने अपभ्रंश की 4 पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने क्या माने, साहित्यिक पुस्तक माने। कौन कौन सी, विजयपाल रासो, जिसके कवि कौन है, कवि नल, हमीर रासो, सारंगधर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके रचनाकार कौन है, विद्यापति। तो इन्हीं 4 रचनाओं को इन्होंने क्या माने, साहित्यिक पुस्तकें माना। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। किस किस को, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को। आई होप आपकी समझ में आएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से होगा। हमें, हम ही या हमें। आपको बताना है कि हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से क्या होगा, कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो पहला नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 सही होने वाला है। हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से हम ही बनेगा। अगर हम यहाँ पर सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर हम सर्वनाम के भेद की बात करें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, नमित एवं निमित्त श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए, नमित और निमित्त। इनका आपको बताना है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द अर्थ कौन सा होगा। हेतु झुकना, नमन उत्सव, झुका हुआ हेतु, निमित्त मात्र या नमनम। आपको बताना है कि इनमें से इसका अर्थ क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें नमित और निमित्त की, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 से होने वाला है। नमित्त का अर्थ क्या होगा, झुका हुआ, और निमित्त का अर्थ होगा हेतु। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे किंतु भिन्न अर्थ वाले हो, 2 शब्द अर्थात वे शब्द जो सुनने में क्या हो, उनका उच्चारण तो एक जैसा लगे लेकिन क्या हो, समान प्रतीक हो, उच्चारण तो क्या हो, समान प्रतीक हो, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग हो। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, पश्च स्वर है ओ, अ या बड़ी ई। आपको बताना है कि पश्च स्वर इनमें से कौन सा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताने की इनमें से पश्च स्वर कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करें पश्च स्वर की, तो कौन सा स्वर है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही होने वाला। ओ हमारा क्या है, पश्च स्वर है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें जिन स्वर के उच्चारण में क्या हो, जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, आ, छटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, ये क्या आता है, इसमें पश्च स्वर में आते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ए की बात करें अग्र स्वर है हमारा, और ई की बात करें संवर्त स्वर हमारा क्या है, ई है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है पूर्वी हिंदी में, बिहारी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में या राजस्थानी हिंदी में।
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें खड़ी बोली को किसमें सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाले, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी एग्जाम में कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, शोर सैनी अपभ्रंश से क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है। अगर हम इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों की बात करें तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, इसके अंतर्गत 5 बोली आती है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कुछ पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तू प्रताप सम सूर्य है, जस सम सोचत चंद, इसमें अलंकार है। इसमें आपको ये पंक्तियां दी गई है, आपको इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा, प्रतीक, रूपक, अपहृत, आपको बताना है कि तू प्रताप सम सूर्य है, जस सम सोचत सोचत चंद, इसमें कौन सा अलंकार है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन पंक्तियों में, अगर यहाँ पर बात करें इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि तुम्हारा प्रताप सूर्य जैसा है, जिसकी तुलना में चांद से कम नहीं है। ये भी आप नोट करते हुए चलिए, इन पंक्तियों में बताया गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन पहला हमारा नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही होने वाला। प्रतीक क्या है, इस पंक्ति में अलंकार है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचनाएं, पयुम चरियू, सूचना रसक, संदेश रासक, परमात्मा प्रकाश। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपसे पूछा गया है कि 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है, संदेश रासक। इनकी कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछी गई है। पयुम चरियू की बात करें तो स्वयंभू की रचना है पयुम चरियू, ये भी एग्जाम में कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वयंभू। अगर हम परमात्मा प्रकाश की बात करें, पंडित मनोहर लाल की रचना, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित राहुल जी ने आदिकाल का किस नाम से नामकरण किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें राहुल जी की, तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इनसे पूछा गया कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पंडित राहुल जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, यानी कि क्या नामकरण इन्होंने किया है आदिकाल का। वीरगाथा काल, भक्ति सामंत युग, सिद्ध सामंत काल, उत्तर मध्य काल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा यहाँ पर 3 से होने वाला सिद्ध सामंत काल। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लगाते ही चलेगा, क्योंकि कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इनके द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी गई है। अगर हम आदिकाल के अन्य नामों की बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने इसे क्या अलग अलग नामकरण इसका किया हुआ है। वीरगाथा काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। चारण काल की बात करें तो जॉर्ज गिरेसन ने इसे चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल की बात करें मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। और आधार काल इसे किसने कहा है, सुमन राजे के द्वारा कहा गया है। आई होप आपकी समझ में आ गया, कई क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है। 2000, 2500, 2100 या 1100। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है। अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ रहा है, तो ये 2500 पृष्ठों का क्या रहा है, ग्रंथ रहा है। पृथ्वीराज रासो की बात करें, इसकी रचना क्या रही है, चंद्रवरदाई की क्या रही है, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, वीर रस प्रधान रचना कौन सी रही है, पृथ्वीराज रचना रही है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 से होने वाले 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, इज्जत जाना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इज्जत जाना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा, नाक कटना, नाक में दम करना, नाक को चौने चबाना या नाक रगड़ना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें इज्जत जाना का अर्थ क्या है, तो नाक कटना क्या है, इज्जत जाना हमारा वो मुहावरे का अर्थ है। अगर हम नाक में दम करने की बात करें तो तंग करना, नाक को चने चबाना का अर्थ क्या है, खूब तंग करना। और नाक रगड़ने की बात करें मिन्नतें करना है, यानी कि किसी से मिन्नतें करना क्या है, नाक रगड़ना। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और आपको अपने एग्जाम में यहाँ से ज्यादा हेल्प मिल सके। और हम इतनी मेहनत से इतने कंटेंट लेकर आते हैं
आते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा मनोबल भी आप बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 82, सतसई शब्द में समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपसे पूछा गया सतसई शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? बताइए। यहाँ पर बात करें सतसई शब्द की, अगर इसके समास विग्रह की बात करें तो 700 का समाहार क्या कहा जाता है? सतसई कहा जाता है। 700 का समाहार क्या कहा जाता है? सतसई कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाले द्विगु समास, यानी कि वो समास जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, जिसमें विशेषण हो, वो क्या कहता है? द्विगु समास कहा जाता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हमारा, हर चीज न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी अच्छा है। उक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी है हर चीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा? ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाले, बल्कि क्या है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय। अगर हम समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो 2 शब्दों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप नोट करते हुए चले। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84, जिसे भेदा न जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जिसे भेदा न जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य, अदृश्य, अखंड, अछेद्य। बताइए। आपको बताना है कि जिसे भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही होने वाला है, जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य। अगर हम ऑप्शन यहाँ पर 2 की बात करें, दृश्य, जिसको देखा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अदृश्य। और अगर हम यहाँ पर बात करें अछेद्य की, तो जिसे छेदा ना जा सके, उसका जिसका छेदन ना किया जा सके, उसे क्या है? अछेद्य। अखंड की बात करें, जिसका खंडन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अखंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण है? य, ट, ढ, त, छ, फ, द, ब, न, र, ग, ज। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ग में सभी वर्ण क्या है? अघोष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण कौन सा है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होने वाला है, त, छ, फ। ये क्या है? हमारे अघोष वर्ण है। इस वर्ग में क्या है? अघोष वर्ण है। यानी कि अघोष वर्ण की बात करें, जिन ध्वनियों से उच्चारण में क्या स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन ना हो, वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का, यानी कि अगर हम बात करें 5 क्या है हमारे? स्पर्श क्या है? वर्ग है। क्या 25 क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। 5 वर्ग है, इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, हमें हमारा सामान वापस दे दो। वाक्य में अनुचित पद है। आपको यहाँ पर बताने के आपको वाक्य दिया गया है कि हमें हमारा सामान वापस दे दो में अनुचित पद आपको पहचानना है। हमारा, हमें, सामान, वापस दे दो। आपको बताने के कौन सा इसमें अनुचित पद है। अगर हम यहाँ पर बात करें अनुचित पद की, तो वापस दे दो, ये क्या है? इसमें अनुचित पद है। अगर हम इसके शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमें हमारा सामान लौटा दो। ये क्या होता है? ये इसका शुद्ध वाक्य है। तो इसमें अनुचित पद क्या होगा? वापस दे दो, ये इसका अनुचित पद है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ क्या है? अनावश्यक संज्ञा पद का क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कार्य पूरा किया जाएगा, यह वाक्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि कार्य पूरा किया जाएगा किस प्रकार का वाक्य? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, आश्रित वाक्य या भाववाच्य? बताइए, इसमें से किस प्रकार का वाक्य है? कार्य पूरा किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कार्य पूरा किया जाएगा किस प्रकार का वाक्य है, तो ये क्या है? कर्मवाच्य है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, मैं आगरा गया था, यह वाक्य कौन से काल का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मैं आगरा गया था, यह वाक्य कौन से काल का है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या आसन्न भूत? यानी कि काम पूरा हो चुका था। ये क्या है? पूर्ण भूत काल। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। पूर्ण भूत का ये क्या है? वाक्य है। अगर हम बात करें जिस क्रिया के, यानी कि जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए होने का समय यानी कि पूरा काम हो चुका हो, तो ऐसा बोध होता है, वहां क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल वाक्य होता है। ये भी आप नोट करते हुए चले। अगला क्वेश्चन हमारा, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विटप, तरु, कानन या द्रुम? ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया? आप यहाँ पर एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। हम यहाँ पर बात करें वृक्ष के पर्यायवाची शब्द की, तो विटप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तरु भी पर्यायवाची है और द्रुम भी इसका पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर कानन की बात करें तो कानन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कानन वन का या जंगल का क्या है? वन का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य, अगर अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें, अरण्य, जंगल,
अरण्य, जंगल, विपिन, कांतार, ये क्या है, ये सभी जंगल के क्या है, पर्यायवाची शब्द, ये भी आप नोट करते चलेगा। वृक्ष की बात करें, वृक्ष, पादप, साखी, ये क्या है, इसके पेड़, ये क्या है, इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तीनों भी विटप, तरु और ध्रुम, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही होने वाला है। ये कानन क्या है, वन का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90, वार्षिक शब्दों में प्रत्यय इक, क, इक या अ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताएं कि वार्षिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें वार्षिक शब्द की, तो वार्षिक शब्द में पहला ऑप्शन नहीं होगा, क भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा शब्द होने वाला इक, क्या है, इसमें प्रत्यय। अगर हम वार्षिक शब्द की बात करें तो कौन सा प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय। अगर हम यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि मूल शब्द के पीछे जोड़ने वाले और जोड़ने के साथ उनके क्या, उनके अर्थ में परिवर्तन करते ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर उपशब्द की बात करें तो मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया कि प्रत्यय क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अशुद्ध शब्द है। आपको इस क्वेश्चन में अशुद्ध शब्द बताने के, अशुद्ध शब्द कौन सा है, पूजनीय, कृपा, जीवा या कवियत्री। आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताने के अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें अशुद्ध शब्द की, तो पूजनीय हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। कृपा भी हमारा शुद्ध शब्द है। जीवा भी हमारा क्या सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 हमारा गलत है। कवियत्री क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस तरह से लिखा जाए, कवियत्री, ये हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। और ये कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, जगतजननी शब्द में संधि है, यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जगतजननी शब्द में कौन सी संधि है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें संधि की, तो इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम इसका समान संधि विच्छेद की बात करें तो जगत धन जननी, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। ये भी आप नोट करते चले। कभी कभी इसमें क्या पूछ लेता है, संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, कौन से वर्ग में सभी नासिक्य व्यंजन है, त, ल, व, न, ट, द, म, ण, ल, नंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सभी नासिक्य व्यंजन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नासिक्य व्यंजन इनमें से कौन से वर्ग में है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर 3 सही होने वाला है। इसमें क्या है, हमारी सारे क्या है, नासिक के व्यंजन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, तो जातीय भेदभाव समाज को नष्ट करता है, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा और शायद ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जातीय भेदभाव समाज को नष्ट करता है, वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। समाज को जातीय नष्ट करता है भेदभाव, आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य विशेषण पद है, आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें जातीय भेदभाव समाज को नष्ट करता है, वाक्य में विशेषण पद कौन सा होगा, तो इसमें विशेषण पद होगा जातीय। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ऑप्शन 2 हमारा सही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें विशेषण की, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होने वाला, जातीय क्या है, इसमें इस वाक्य में विशेषण पद है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो या बुरी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।